ये एक तरह से आप आगे के जो डेवलपमेंट है या आगे का जो प्रोसीजर है उसको उसके एज अ थर्ड पार्ट के रूप में आप उसको ले सकते हो। क्योंकि मुझे आज पूरा चैप्टर फिनिश करना है तो मैं ये तीनों वीडियोस अपलोड तो एक ही साथ करूँगी, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखो। बिकॉज मंडे से मेरा न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो होगा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स। मुझे हमेशा से मैं ये चाहती थी कि जो जेनेटिक्स चैप्टर है वो तभी मैं स्टार्ट करूँ। इवन इस चैप्टर को भी मेरे ये मैं चाहती थी कि जब आप लोग ऐसे नॉर्मल स्कूल जैसे क्लासेस चलते हैं उस टाइम पे मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आता होगा। ठीक है, मेरी उम्मीद को प्लीज़ तोड़ना मत। और अगर कन्फ्यूज़न है तो बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में आकर भी अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं मुझसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग फ़ोन पे मैसेज करके, कॉल करके, या स्कूल 10 से 2 तक होता है टीचर्स के लिए, तो आप उस टाइम पीरियड में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक, अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो लास्ट टॉपिक क्या है? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का प्रोसेस। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? प्रसव की विधि। ठीक है, प्रसव हिंदी में उसको हम बोलते हैं प्रसव, एंड इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, और लैक्टेशन मतलब होता है पार्चुरेशन के बाद, आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, अब ये जो पार्चुरेशन का वो जो मैकेनिज्म है वो होता कैसे है? मैंने आपको बताया था, इवन यूटेरस का भी जो वीडियो है वो मैं आपको फिर से रिसेंड करूँगी, ताकि पहले आप उस यूटेरस वाले वीडियो को देखो, यूटेरस की पूरी आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करो, और फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब पता है आप सभी को पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, दैट मीन्स जो गर्भावधि होती है वो 9 मंथ की होती है, और इसको हम 3 टाइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हार्ट का डेवलपमेंट होता है, सेकंड में लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन होता है, जो थर्ड मंथ होता है उसमें जो ऑर्गन सिस्टम है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा उसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया का भी फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ मंथ में जो होता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है वो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ में हेयर का डेवलपमेंट होता है। जब 6 मंथ का डेवलपिंग फीटस होता है तो उसमें क्या होता है, उसके आईलिड्स बनते हैं, आई लैशेस बनते हैं, साथ ही साथ में पूरे बॉडी में हेयर का फॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। और 9th मंथ में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड जब बेबी का निर्माण हो जाता है तो इस पूरी पीरियड को हम बोलते हैं इंग्लिश में गेस्टेशन पीरियड, और हिंदी में बोलते हैं गर्भावधि समयकाल या कालांतर, जो भी हो हिंदी में। तो गेस्टेशन पीरियड मतलब टोटल गर्भावधि। ठीक है, उसके बाद होता है पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव, अर्थात अब बेबी क्या हो गया, फुल्ली मैच्योर्ड हो गया है, तो अब उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और ये किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है? इंड्यूस मतलब उसको प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। मतलब कुछ न्यूरो एंडोक्राइन अर्थात कुछ हमारे ब्रेन से संबंधित कुछ एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि हार्मोन का उसके द्वारा सिक्रीशन होता है, और ब्रेन इसको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको रेगुलेट करने में, अर्थात पार्चुरेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाने में ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब होता क्या है पार्चुरेशन के प्रोसेस में, होता क्या है उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो जाता है, अर्थात जब बेबी का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस अर्थात फुल्ली डेवलप्ड जो बेबी है वो अपने में से कुछ सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है, कि अब मैं अच्छा खासा मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अब बाहरी दुनिया को देखना है, तो इसलिए मुझे बाहर निकालो। कुछ इस तरह के सिग्नल्स जो होते हैं वो यूटेरस के किसको, मायोमेट्रियम लेयर को वो मतलब भेजता है। एंडोमेट्रियम लेयर में तो वो जाके अटैच होता है। संकुचन मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको यूटेरस के बारे में बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो संकुचन का जो प्रोसेस होता है वो मायोमेट्रियम में होता है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम में क्या होगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कब? जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो एक तरह से सिग्नल देगा। अब फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा।
आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स यहाँ पे यूज इसलिए किया गया है क्योंकि किसी सिग्नल के प्रति होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है, हमने आपको कुछ दिया, बदले में आप जो मुझे दे रहे हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे होता है, अर्थात यहाँ पे फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। ये जो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये यूटेरस के मायोमेट्रियम में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है। मतलब यूटेरस के मायोमेट्रियम लेयर को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको सिकोड़ता है। ठीक है, जब मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा किसके पास। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को इस तरह से घुमा दूँ ताकि आपको उधर का दिख सके। ठीक, तो इसके द्वारा क्या होगा, जब फर्दर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूटेरस के मायोमेट्रियम लेयर में, तो उसके द्वारा एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में स्थित है। पीयूष ग्रंथि के पास एक सिग्नल जाएगा क्या, कि वो और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, फिर पॉजिटिव सिग्नल देगा, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब उस फीटस को कि वो और ज्यादा क्या करे, मायोमेट्रियम जो वॉल है यूटेरस की उसको और ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जब मायोमेट्रियम की लेयर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसमें और ज्यादा संकुचन का प्रोसेस होगा, उसमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलेगा अब और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करो। वो ऑक्सीटोसिन फिर से जाएगा फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स को फिर से वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के जनरेट होते ही और ज्यादा मायोमेट्रियम लेयर में क्या होगा, संकुचन होगा, और ज्यादा मायोमेट्रियम लेयर में संकुचन होगा। पिट्यूटरी के पास ये सिग्नल जाएगा कि वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को जनरेट करे, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीटोसिन फिर से क्या करेगा, और ज्यादा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करने की हेल्प करेगा मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस में, और उसके बाद जब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी के पास। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि बेबी का मतलब जब तक कि बेबी क्या हो, बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तब तक ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। तो पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसी विधि द्वारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है लैक्टेशन का प्रोसेस। लैक्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे मिल्क का निर्माण होता है, दूध के निर्माण होने की प्रक्रिया होती है, और फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मौजूद रहती हैं। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, एंटीबॉडीज, याद होगा एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोला जाता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती है, और किस टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन, तो IgA टाइप की। ये IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन A जो होती है वो बहुत सारे डिजीजेस से, मतलब बहुत सारे रोगों से बच्चे की रक्षा ये करती है। ठीक है, और अगर बच्चे को कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे रोगों से ग्रसित होने की उसकी संभावना होती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, मेरा लेक्चर भी समाप्त होता है, और चैप्टर पूरी अच्छी तरह से मैंने आपको पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, उसमें मैं आपको कुछ बातें अभी बता देना चाहती हूँ। देखो उसमें क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें जनसंख्या के बारे में दिया हुआ है कि मनुष्य की इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब जनसंख्या का शिकार तो आप भी हो। आप सोचो, नीट में टोटल 34,000 सीट्स हैं, और 34,000 सीट्स में एडमिशन पाने के लिए हर साल 15 से 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का। तो कहीं ना कहीं इस जनसंख्या के शिकार तो आप भी हुए ना। तो किस तरह से जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जाए, तो हम कुछ मतलब रिप्रोडक्शन में कुछ इस तरह से चेंजेस करें, कुछ हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करें। तो उन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार उस चैप्टर को अपने से पढ़ने की कोशिश करो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें
उसमें अगर पूछेगा क्वेश्चन तो जनसंख्या से पूछता है कि एज ए रिप्रोडक्शन के तौर पे जनसंख्या को किस किस विधि द्वारा कम किया जा सकता है। तो मैं उस वीडियो के मतलब मैं उस चैप्टर के बारे में छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगी, बुक पे ही मैं उस वीडियो को कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये चैप्टर आप अपने से पढ़ो, खुद से पढ़ो, बिकॉज ये चैप्टर आपके खुद से पढ़ने के योग्य है। ठीक है, आप उसको खुद से पढ़ के आप उसको समझ सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए तो हूँ यहाँ पे, आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो जो 4th चैप्टर है ना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उस पर वीडियो बनाना, क्योंकि आप उस चैप्टर को मतलब उसमें अधिकतर थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं कि हम नसबंदी करते हैं, नलबंदी करते हैं, हम कॉन्डोम वगैरह का वहाँ पे मतलब रिप्रोडक्शन मेथड में यूज़ किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में दिया गया, मतलब किसके उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा सा बस लाइन बाय लाइन पढ़ के आप उसको समझ सकते हो। और उसके बाद तो कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे IUI है, IUI, ठीक है, IVF है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से बनता है, किस तरह से निर्माण होता है। बस उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर करूँगी, उन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो रेस्ट है, जनसंख्या को किस तरह से कंट्रोल करें, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हर चीज़, हर बात बहुत ही डिटेल में नहीं बताई जा सकती है, बिकॉज हम अभी आमने सामने नहीं हैं। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए ही मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये वो चैप्टर को आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डाउट होने पे आप मुझसे स्कूल में आके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। सेकेंड, अब जो होगा वो मोस्ट डिफ़िकल्ट बोल लो या मोस्ट इंटरेस्टिंग बोल लो, जो आप समझना चाहो आप समझ सकते हो। DNA के बारे में अब हम पढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से DNA का रेप्लिकेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे जीन्स का सीक्वेंस किस तरह से होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो आप, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे होते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर को भी मैं कोशिश करूँगी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की। फिलहाल ये चैप्टर 3 आपको समझ में आया कि नहीं, और कितनी बातें आपको समझ में आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से कुछ वीडियोस बना के ग्रुप में डालो, भेजो।